नमस्कार, पीएच वैल्यू में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 के बुक से एक्सरसाइज 3E लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट 5600 while 4 chairs and 3 tables together cost 4340. Find the cost of a chair and that of a table. अब इसमें हमें 5 चेयर और 4 टेबल्स का कॉस्ट पता है, दोनों मिलाकर 5600 है, और 4 चेयर और 3 टेबल्स दोनों मिला के 4340। तो हमको एक चेयर का कॉस्ट पता लगाना है और एक टेबल का कॉस्ट पता लगाना है। तो इसमें दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट से एक इक्वेशन बनेगा और दूसरे स्टेटमेंट से दूसरा इक्वेशन बनेगा। तो पहला जो काम हमें करना है, हमें एक चेयर का कॉस्ट मान लेना है कि x है, और इसी तरह एक टेबल का कॉस्ट मान लेना y है। तो ये जो स्टेटमेंट है 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट 5600, इससे एक स्टेटमेंट बनेगा 5x + 4y = 5600। और दूसरा जो स्टेटमेंट है 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट 4340। 4 चेयर इट मीन्स 4x और 3 टेबल्स इट मीन्स 3y। तो ये हो जाएगा 4340, ये दूसरा इक्वेशन। जब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 560, x जो कि चेयर था तो चेयर का वैल्यू हो गया 560, और y जो कि टेबल हमने माना था तो टेबल का कॉस्ट हो गया 700। क्वेश्चन नंबर 2 में 23 स्पून्स एंड 17 फोर्क का टुगेदर कॉस्ट है 1770, और 17 स्पून और 23 फोर्क्स का टुगेदर कॉस्ट है 1830। तो एक स्पून का और एक फोर्क का हमें कॉस्ट पता लगाना है। तो एक स्पून का मान लेते हैं कि x है और एक फोर्क का मान लेते हैं y है। तो 23 स्पून्स एंड 17 फोर्क्स दोनों मिला के है 1770। तो ये हो जाएगा 23x + 17y = 1770। और दूसरा है कि 17 स्पून्स एंड 23 फ्रॉक्स ये दोनों मिलाकर है 1830। तो इससे इक्वेशन बनेगा 17x + 23y = 1830। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो स्पून का कॉस्ट आ जाएगा 40 रुपीज़ और फोर्क का कॉस्ट आ जाएगा 50 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास 2 रुपए के 4 सिक्के हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स जो है 2 रुपये का, सिर्फ 2 रुपये का वो 4 हैं, और 5 रुपये का जो कॉइन्स है वो आपके पास 3 है। तो आपके पास टोटल कितने सिक्के हैं? तो नंबर ऑफ कॉइन्स की जब बात की जाएगी तो 4 सिक्के 2 रुपये के और 3 सिक्के 5 रुपये के, तो टोटल सिक्के आपके पास होंगे 7। लेकिन जब वैल्यू की बात की जाएगी कि आपके पास कितना रुपए हैं, तो 2 रुपये के 4 सिक्के हैं इट मीन्स 8 रुपया वो है, और 5 रुपये के 3 सिक्के हैं इट मीन्स 15 रुपया ये। तो टोटल जब वैल्यू की बात की जाएगी तो आपके पास 23 रुपया होगा। लेकिन जब सिक्के की बात की जाएगी तो आपके पास 7 सिक्का होगा। इसमें भी यही चीज़ है, एक लेडी के पास 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं और 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं, लेकिन टोटल सिक्के जो हैं वो 50 कॉइन्स हैं और उसका जो वैल्यू है वो 19 रुपीज़ 50 पैसा है। तो दो इक्वेशन जो हमारी बनेगी, एक बनेगी नंबर ऑफ कॉइन्स से। तो 25 पैसे के सिक्के को मान लीजिए कि उसके पास x है और 50 पैसे के सिक्के y हैं। टोटल जो सिक्के हो जाएंगे तो वो x + y मिला के 50 हो जाएंगे। ये पहला इक्वेशन हो गई। दूसरा इक्वेशन बनेगी उसका वैल्यू की, कि उसके पास कितने रुपए हैं। तो जब रुपए की बात करेंगे तो 25 पैसा को रुपए में बदलेंगे तो 25/100 × x, और 50 पैसा को जब सिक्का में बदलेंगे तो 50/100 × y = 19 रुपीज़ 50 पैसा। ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को तो x = आ जाएगा 22, इट मीन्स 25 पैसा का जो सिक्का है उसके पास 22 सिक्के हैं और 50 पैसे के उसके पास 28 सिक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दो नंबर्स का सम 137 है और उनका डिफरेंस 43 है। तो नंबर फाइंड करना है। तो मान लीजिए पहला नंबर x होगा और दूसरा नंबर y होगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है सम ऑफ टू नंबर्स इज 137, x + y = 137, ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। एंड दैट डिफरेंस इज 43,
तो दोनों नंबर का जो डिफरेंस है x माइनस वाई इक्वल टू 43, ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा और दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 90 और y आ जाएगा 47। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर हमें फाइंड करना है। मान लीजिए कि पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है, और पहला कंडीशन ये है कि सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड इज 92। ट्वाइस द फर्स्ट इट मीन्स 2x एंड थ्राइस द सेकंड इट मीन्स 3y, इसका सम है 92। ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा कंडीशन है 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स द फर्स्ट तो ये 4x हो जाएगा, एक्सीड 7 टाइम्स द सेकंड तो माइनस 7y करेंगे तो 4x माइनस 7y इक्वल टू 2, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 25 आएगा और y इक्वल टू 14 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है। अब कंडीशन ये है सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट, पहले का थ्राइस तो 3x हो गया, एंड सेकंड, सेकंड से सिर्फ ऐड करना है, सेकंड को कुछ नहीं करना है, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 142, ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा कंडीशन है 4 टाइम्स द फर्स्ट तो 4x एक्सीड्स द सेकंड माइनस वाई, 4x माइनस वाई इक्वल टू 138, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और दोनों इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में भी दो नंबर फाइंड करना है, उसमें एक ग्रेटर है और एक स्मॉलर है, ये दिया हुआ है। तो जैसे हम सब क्वेश्चन में एक नंबर को x मान लेते हैं और दूसरा को y मानते हैं, तो इसमें से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें ग्रेटर नंबर को x मान लेना है और स्मॉलर को y मान लेना है। अब जो कंडीशन है कि 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर, ग्रेटर का जब ट्वाइस करते हैं उससे 45 माइनस करते हैं तो ये रिजल्ट देता है अदर नंबर, मतलब वो दूसरा नंबर का वैल्यू आ जाता है। तो 2x माइनस 45 इक्वल टू y, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन है 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, जब 21 माइनस करते हैं ट्वाइस द स्मॉलर तो ये रिजल्ट देता है ग्रेटर नंबर। तो इसका इक्वेशन बनेगा 2y माइनस 21 इक्वल टू x। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 37 एंड y का वैल्यू आ जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर 8 में दो नंबर है, एक लार्जर है एक स्मॉलर है, और दोनों नंबर में डिवाइडिंग से एक रिलेशन आएगा कि जब हम लार्जर का 3 टाइम्स करके उसमें स्मॉलर से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 एज ए क्वोशंट बच रहा है और 8 एज ए रिमाइंडर बच रहा है। तो इसमें हम डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर का यूज़ करेंगे। डिविडेंड हो जाएगा 3x, 3 टाइम्स द लार्जर 3x हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा y, 4 क्वोशंट है और 8 रिमाइंडर है, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 8, ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन ये है, ऑरेंज वाली जो लाइन है 5 टाइम्स द स्मॉलर, ये डिविडेंड हो जाएगा 5y, इसमें हम डिवाइड करने लार्जर से, लार्जर नंबर हो जाएगा डिवाइजर x, और 3 एज ए क्वोशंट बच रहा है और 5 एज ए रिमाइंडर बचा है, तो इससे इक्वेशन हो जाएगा माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 5। दोनों को सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 20, लार्जर नंबर 20 आ जाएगा और स्मॉलर नंबर 13 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में दो नंबर है और दोनों नंबर में जब हम 2 ऐड कर देते हैं, इफ़ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ 2 गिवन नंबर्स द रेशियो बिकम्स 1:2। तो दोनों नंबर में जब हम 2 ऐड कर देते हैं तो उसका रेशियो हो जाता है 1:2। तो इससे एक इक्वेशन बन जाएगा, पहला नंबर में भी 2 ऐड किए, दूसरा में भी 2 ऐड किए, तो रेशियो 1:2 हो गया। इससे इक्वेशन बनेगी 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। और दूसरा जो लाइन है ऑरेंज वाला, 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ गिवन नंबर्स द रेशियो बिकम्स 5:11। अब 4 माइनस करेंगे दोनों नंबर से, x से भी और y से भी, तो रेशियो आ जाएगा 5:11। इससे दूसरा इक्वेशन बनेगा 11x माइनस 5y इक्वल टू 24, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 34 और y का वैल्यू आ जाएगा 70। क्वेश्चन नंबर 10 में भी दो नंबर है, पहला नंबर हमें x मान लेना है और दूसरा नंबर हमें y मान लेना है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14, तो x माइनस वाई इक्वल टू 14, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 448। दोनों नंबर्स का स्क्वायर करेंगे, उसमें जो वैल्यू आएगा माइनस करके वो आएगा
448, ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करेंगे 14, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 32। अब इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व कर लेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 23 और वाई का वैल्यू आ जाएगा 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 18 तक 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है। तो 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं आपको कि 2 डिजिट का अगर कोई नंबर होता है तो उसको हम एक्सपेंड इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे 19 है, ये 2 डिजिट का नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 1 प्लस 9, क्योंकि 9 जो है यूनिट प्लेस पे है और 1 जो है ये 1 ये टेंस प्लेस पे, इसलिए इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 1 प्लस 9। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिखा है। उसी तरह 57 को भी लिख सकते हैं 10 इंटू 5 प्लस 7, क्योंकि 5 टेंस प्लेस पे है और 7 यूनिट प्लेस पे है। और 3 डिजिट के नंबर को भी हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। जैसे एक नंबर है 596, तो 5 100 प्लेस पे है इसलिए 100 इंटू 5 करेंगे, 9 टेंस प्लेस पे इसलिए 10 इंटू 9 करेंगे, और 6 यूनिट प्लेस पे इसलिए 6 इंटू 1 करेंगे। तो इस तरीके से नंबर हम कोई भी 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर को हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है एक्स वाई, इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो y जो है यूनिट प्लेस पे है इसलिए y इंटू 1 वाई होगा, और x टेंस प्लेस पे है इसलिए 10 इंटू एक्स ये हो जाएगा। और अगर यही रिवर्स हो, वाई एक्स हो, तो y टेंस प्लेस पे आ गया तो ये 10 इंटू वाई होगा, और x यूनिट प्लेस पे आ गया इसलिए x इंटू 1 होगा। जैसे यहाँ देखिए एक नंबर है एक्स वाई, इसमें y यूनिट प्लेस पे है इसलिए y को y ही लिखेंगे, y इंटू 1 वाई, और x जो है टेंस प्लेस पे इसलिए इसको लिखेंगे 10 इंटू एक्स 10x। तो एक्स वाई का जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो लिखेंगे 10x प्लस वाई। अगर नंबर हमारे पास yx हो, रिवर्स हो जाए नंबर, तो x आ गया यूनिट प्लेस पे तो x इंटू 1 एक्स लिखेंगे, और y टेंस प्लेस पे है इसलिए 10 इंटू वाई 10y, तो yx को हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एक 2 डिजिट का नंबर है और पहला जो इक्वेशन बनेगा उसमें सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। वो जो 2 डिजिट का नंबर है एक्स वाई, ये 2 डिजिट है, पहला डिजिट जो है टेंस प्लेस पे वो x है और यूनिट प्लेस पे जो है y, ये 2 डिजिट का नंबर है एक्स वाई। इसमें पहला इक्वेशन है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, इस दोनों डिजिट का जब सम करेंगे तो वो 12 आ रहा है, ये पहला इक्वेशन बनेगा इससे। और दूसरा इक्वेशन ये जो पर्पल कलर का लाइन है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, नंबर जो हमें मिलता है जब इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी पहले एक्स वाई था, अब इंटरचेंज करने के बाद नंबर हो जाएगा हमारा वाई एक्स। तो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिलता है वो गिवन नंबर से 18 ज़्यादा है, तो इंटरचेंज्ड नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 18। तो इंटरचेंज नंबर हो गया वाई एक्स, गिवन नंबर था एक्स वाई इक्वल टू 18। अब वाई एक्स को हम एक्सपेंड करेंगे 10y प्लस एक्स, और एक्स वाई को करेंगे 10x प्लस वाई, इससे एक इक्वेशन बनेगा y माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो ये 2 इक्वेशन हमारा हो गया। 1 और 3 को सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 23 और y का वैल्यू आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 12 में भी एक नंबर है 2 डिजिट का, तो मान लेते हैं कि वो नंबर एक्स वाई है। अब पहला इक्वेशन हम बनाते हैं ग्रीन वाला लाइन से। तो वो जो नंबर है 2 डिजिट का, जो वो नंबर है वो 7 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट, वो नंबर 7 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट्स के। तो पहला इक्वेशन इससे बनेगा, इसमें हम एक्स वाई को एक्सपेंड कर देंगे, तो पहला इक्वेशन हमारा बन जाएगा 3x माइनस 6y इक्वल टू 10, ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन हम बनाएंगे इस पर्पल वाली लाइन से कि 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, जब हम उस नंबर से 27 सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारा नंबर क्या था एक्स वाई से जब हम 27 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिजिट्स रिवर्स हो जाता है, मतलब एक्स वाई से वाई एक्स हो जाता है। तो ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा इससे, इसमें एक्स वाई को एक्सपेंड करेंगे 10x प्लस वाई और वाई एक्स को करेंगे 10y प्लस एक्स,
तो इससे एक इक्वेशन बनेगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 27। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x आ जाएगा 6 और y आ जाएगा 3। तो नंबर जो हमारा xy था वो नंबर हमारा हो जाएगा 63। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है। एक 2 डिजिट का नंबर है, हम मान लेते हैं कि वो नंबर xy है। तो जब उसके डिजिट्स का सम करते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15, दोनों डिजिट का सम करते हैं तो 15 आता है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। और जब इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, जब हम नंबर ऑब्टेन करते हैं डिजिट को इंटरचेंज करके, मतलब एक्स वाई को जब हम वाई एक्स करते हैं तो वो गिवन नंबर से 9 ज़्यादा है। तो इंटरचेंज्ड नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 9। तो इंटरचेंज हो गया वाई एक्स माइनस ओरिजिनल हो गया एक्स वाई इक्वल टू 9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 1, और इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x आ जाएगा 7, y आ जाएगा 8। नंबर हमारा था xy, इसका मतलब नंबर हमारा हो जाएगा 78। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में भी एक 2 डिजिट का नंबर है। तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर xy है, जिसका यूनिट प्लेस पे y है और टेंस प्लेस पे x है। अब वो जो नंबर है वो 3 ज़्यादा है 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। वो जो नंबर है xy वो 3 ज़्यादा है, 3 इज़ मोर, किससे? 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। तो 3 ज़्यादा है, तो 3 जब हम माइनस करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब इससे एक इक्वेशन बनेगा 6x माइनस 3y इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन हमारा बनेगा कि जब हम 18 ऐड कर देते हैं उस नंबर में, जब हम 18 ऐड कर देते हैं उस नंबर में तो उसका उस नंबर का डिजिट्स जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, वो इंटरचेंज हो जाता है। तो एक्स वाई जो हमारा नंबर था उसमें जब हम 18 ऐड करेंगे तो उसका डिजिट रिवर्स हो जाता है, तो वो हो जाएगा वाई एक्स। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे आएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 18। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x आ जाएगा 3 और y आ जाएगा 5। तो नंबर जो एक्स वाई हमारा था, नंबर हमारा हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में भी एक 2 डिजिट का नंबर है। वो नंबर हम मान लेते हैं कि एक्स वाई है। अब उस नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं, व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट, उस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर के डिजिट के सम से। तो कोशेंट 6 आ रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसमें डिविडेंड हो जाएगा वो नंबर जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? डिवाइजर क्या है? तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स, उससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो x प्लस वाई, ये डिजिट का सम, ये उसका डिवाइजर हो जाएगा। 6 कोशेंट है और 0 रिमाइंडर है। इससे पहला इक्वेशन बनेगा 4x माइनस 5y इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9 द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, जब उस नंबर को हम 9 से कम कर देते हैं, 9 घटा देते हैं, तो वो नंबर का डिजिट रिवर्स हो जाता है। तो एक्स वाई जो हमारा नंबर था, ओरिजिनल नंबर जो था, इसमें जब हम 9 कम कर देते हैं तो इसका डिजिट रिवर्स हो जाता है, यानी वाई एक्स हो जाता है। तो इससे हमारा इक्वेशन बनेगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 9, और इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो इससे x आ जाएगा 5 और y आ जाएगा 4। इससे हमारा नंबर हो जाएगा 54। क्वेश्चन नंबर 16 में भी एक 2 डिजिट का नंबर है। तो मान लेते हैं कि वो नंबर एक्स वाई है। अब पहला कंडीशन है कि जब हम उस नंबर के दोनों डिजिट का प्रोडक्ट करते हैं तो वो आ जाता है 35। ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 35। इसके डिजिट का प्रोडक्ट करेंगे तो वो 35 आएगा। तो पहला डिजिट x है और दूसरा डिजिट y है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 35। तो x इंटू वाई इक्वल टू 35, इट मीन्स एक्स वाई इक्वल टू 35। ये पहला इक्वेशन हो गया। यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ दोनों डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे एक नंबर है 45, तो 45 को हम 40 प्लस 5 एक्सपेंड अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम 45 के दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 इंटू 5 कर रहे हैं। तो 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। हम 45 को 40 प्लस 5 नहीं कर सकते। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बनेगा इससे।
अब ग्रीन वाली जो लाइन है कि इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, अगर हम 18 ऐड कर देंगे गिवन नंबर में, ओरिजिनल नंबर में, तो नया नंबर जो आएगा उसका डिजिट रिवर्स हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो एक्स वाई जो हमारा गिवन नंबर था उसमें 18 ऐड कर देते हैं तो ये रिवर्स नंबर आ जाएगा वाई एक्स। अब इसको एक्सपेंड करके जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन देगा x इक्वल टू वाई माइनस 2। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो इससे x का वैल्यू आ जाएगा 5 और y का वैल्यू आ जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 17 भी 16 की तरह एकदम सेम है, एक 2 डिजिट का नंबर है। तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर एक्स वाई है और उस 2 डिजिट के नंबर के डिजिट का प्रोडक्ट 18 है। तो ये जो एक्स वाई है तो x इंटू वाई 18, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन बनेगा ये ग्रीन वाली जो लाइन है कि 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, जब हम उस नंबर से 63 माइनस कर देते हैं इट मीन्स एक्स वाई माइनस 63, तो डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, तो डिजिट्स इंटरचेंज होकर हो गया वाई एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x इक्वल टू वाई प्लस 7 और इसका वैल्यू जब इसमें पुट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 9, y का वैल्यू आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 18 में एक 2 डिजिट का नंबर है और दोनों डिजिट डिफर है 3 से, द 2 डिजिट्स डिफर बाय 3। वो जो दोनों डिजिट है वो जो उस नंबर में, जो नंबर हमने माना है एक्स वाइज, दोनों डिजिट में डिफर है 3 से। तो पहला इक्वेशन हमारा इससे बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन ये पर्पल वाली जो लाइन है कि सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, तो इसका आएगा 121। मतलब वो नंबर और उस नंबर के डिजिट को रिवर्स करके जो नंबर आया वो नंबर, उस दोनों नंबर का सम करेंगे तो 121 आएगा। इससे एक इक्वेशन आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 11। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 7, y का वैल्यू आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें एक फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो है वो x बाय वाई है, जिसमें न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है। अब पहला इक्वेशन हम बनाते हैं ये ग्रीन वाली लाइन से कि सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम करते हैं तो 8 आता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन होगा इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जब हम 3 ऐड करते हैं इट मीन्स x प्लस 3 और y प्लस 3, तो फ्रैक्शन हमारा हो जाता है 3/4। तो इक्वल टू 3/4 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4x माइनस 3y इक्वल टू -3। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x आ जाएगा 3, y आ जाएगा 5। तो हमारा जो फ्रैक्शन था, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 3/5। क्वेश्चन नंबर 20 में भी एक फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो है x बाय वाई है। अब पहला इक्वेशन बनेगा इफ़ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इट रिड्यूसेस टू 1/2। सिर्फ न्यूमरेटर में 2 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है। तो न्यूमरेटर में जब हम 2 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन हो जाता है 1/2। तो इससे इक्वेशन बनेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन हमारा बनेगा इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करेंगे। तो दूसरा इक्वेशन हमारा बनेगा x बाई वाई माइनस 1 इक्वल टू 1/3, ये रिड्यूसेस हो जाता है 1/3 से। तो इससे एक इक्वेशन बनेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 4 और y आ जाएगा 10। हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा 4/10। क्वेश्चन नंबर 21 में एक फ्रैक्शन फाइंड करना है। मान लेते हैं कि रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x बाय वाई है। अब डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से 11 से, तो डिनोमिनेटर y है और न्यूमरेटर x है, इसलिए y माइनस एक्स इक्वल टू 11, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन बनेगा इफ़ 8 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 8 दोनों में ऐड करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन हो जाता है 3/4। तो इसका इक्वेशन बनेगा x बाई 8 बाय वाई बाई 8 इक्वल टू 3/4।
इसको सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस 3y इक्वल टू -8, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 25, y आ जाएगा 36। हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा 25/36। क्वेश्चन नंबर 22 में भी एक फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो है वो x/y है। अब वो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। कब? जब 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर से और 2 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में। मतलब न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करेंगे, तो x माइनस 1/y प्लस 2 ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 के। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन है कि वो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर से, मतलब x माइनस 7, और 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर से। दोनों बार सब्ट्रैक्ट ही करना है, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस 7 और डिनोमिनेटर से करेंगे तो y माइनस 2, ये इक्वल टू हो जाता है 1/3 के। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 19। इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 15 और y आ जाएगा 26। हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा 15/26। क्वेश्चन नंबर 23 में भी एक फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x/y है। अब पहला इक्वेशन हमारा इस ग्रीन वाली लाइन से बनेगा। ये है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम करेंगे तो वो 4 ज़्यादा है ट्वाइस द न्यूमरेटर से। तो इसका इक्वेशन बनाने के लिए हम करेंगे x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 2x। इससे इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन है इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन 2:3, इट मीन्स 2/3। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू -3, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 5 और y का वैल्यू आ जाएगा 9। हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा 5/9। क्वेश्चन नंबर 24 है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3, फाइंड द नंबर्स। इसमें दोनों नंबर का सम 16 है। तो मान लेते हैं कि एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 16, ये पहला इक्वेशन हो गया। और सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3, दोनों नंबर का रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। तो इससे 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/3, ये दूसरा इक्वेशन बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू xy। और इक्वेशन 1 से x का वैल्यू जब इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो इससे y का वैल्यू आएगा 12 और 4। तो y का वैल्यू जब हम 12 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 4, और जब y का वैल्यू हम 4 पुट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 12। तो दोनों नंबर में एक नंबर 12 है और एक नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 25 में दो क्लासरूम है, एक क्लासरूम ए है और दूसरा क्लासरूम बी है। दोनों क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट हैं। तो मान लेते हैं कि ए क्लासरूम में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है और बी क्लासरूम में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स y है। अब हम दोनों क्लास से कुछ बच्चों को एक क्लास से दूसरे क्लास में भेजेंगे तो इससे एक रिलेशन बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये दो क्लासरूम्स है, पहला क्लासरूम ए है, दूसरा क्लासरूम बी है। क्लासरूम ए में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स x है और क्लासरूम बी में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स y है। अब हम 10 स्टूडेंट्स भेजेंगे ए से बी में, तो ए से जब 10 जाएगा तो x माइनस 10 हो जाएगा, और ये 10 क्लासरूम बी में जाएगा तो बी में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले y था और ये 10 बच्चे आ जाएंगे तो y प्लस 10 हो जाएगा। अब नया स्ट्रेंथ जो हो जाएगा वो y प्लस 10 हो जाएगा। तो अब जब a से 10 स्टूडेंट्स b में चला जाएगा तो दोनों क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम हो जाएगा। इट मीन्स x माइनस 10 इक्वल टू वाई माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये पहला इक्वेशन बन गया।
अब दूसरा कंडीशन है कि 20 स्टूडेंट्स हम भेज देते हैं बी से ए में, तो 20 स्टूडेंट्स जब बी से ए में जाएगा तो बी में माइनस हो जाएगा, y माइनस 20 हो जाएगा और ए में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ए में 20 स्टूडेंट्स आ गया तो पहले x था, अब x प्लस 20 हो गया। अब 20 स्टूडेंट्स आने के बाद एक क्लासरूम जो है वो डबल हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मामले में बी से, तो इससे इक्वेशन बनेगा x प्लस 20 इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 20। ये इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 60। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और इक्वेशन 1 और 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 100। इट मीन्स क्लासरूम ए में 100 बच्चे थे, और y आ जाएगा 80। इट मीन्स क्लासरूम बी में 80 बच्चे थे। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 दोनों सेम है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि मान लीजिए एक ऑटो का जो किराया है वो कुछ रूल पे डिपेंड करता है। वो रूल क्या है कि फिक्स चार्ज उसका है 50 रुपया, और उसके बाद जितना किलोमीटर आप जाएंगे वो 5 रुपया पर किलोमीटर लेगा। तो अगर आप उस ऑटो में चढ़ते हैं और उतर जाते हैं तो भी फिक्स चार्ज जो 50 रुपया है वो आपको लगेगा ही। आप आगे नहीं गए इसलिए पर किलोमीटर का जो फेयर है वो आपको नहीं लगेगा, लेकिन 50 रुपया फिक्स चार्ज है वो लगेगा ही। और अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो 50 रुपया तो फिक्स है ही, और 2 किलोमीटर में पर किलोमीटर का रेट जो है 5 रुपये के हिसाब से, तो 2 किलोमीटर का 10 रुपया ये लगेगा, तो टोटल हो जाएगा 60 रुपीज़। और अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो 50 रुपया फिक्स है ही, 50 रुपया फिक्स चार्ज लगेगा ही, और रेट पर किलोमीटर उसके बाद लगता है, तो वो 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से जब हम जोड़ेंगे तो 10 किलोमीटर इंटू 5 ये हो जाएगा 50। तो 10 किलोमीटर जब आप जाएंगे तो टोटल फेयर हो जाएगा 100। और इसी तरह जब आप 25 किलोमीटर जाएंगे तो 50 रुपया फिक्स है, उसके बाद रेट पर किलोमीटर के हिसाब से ये हो जाएगा 125 और टोटल हो जाएगा 175। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में एक टैक्सी का जो चार्ज है वो एक फिक्स चार्ज है, प्लस रिमेनिंग जो डिपेंड करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर, उस पर डिपेंड करता है। तो हमें फाइंड करना है उसका फिक्स चार्ज और रेट पर किलोमीटर। तो मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज x है और रेट पर किलोमीटर y है। एक आदमी 80 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो 1330 रुपीज़ पे करता है। तो 80 किलोमीटर वो जो गया तो x फिक्स चार्ज उसको लगा ही, और 80 किलोमीटर में y रेट जो है पर किलोमीटर के हिसाब से 80 इंटू वाई ये मिला के उसको लगेगा 1330। इसी तरह दूसरा आदमी 90 किलोमीटर गया तो 1490 पे किया, तो इसमें भी x जो फिक्स चार्ज है वो पे करेगा ही। और 90 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर का y रुपीज़ है तो 90 का 90y हो गया, तो इसका टोटल हो गया 1490। इस दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 50, y आ जाएगा 60। इट मीन्स फिक्स चार्ज जो है उसका 50 रुपया है, और रेट पर किलोमीटर जो वो ले रहा है उसके बाद 16 रुपया पर किलोमीटर ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में एक हॉस्टल में उसका मंथली जो हॉस्टल चार्ज है वो फिक्स है कि इतना उसको लगेगा ही, पर मंथ का फिक्स है, एक फिक्स चार्ज है। उसके बाद जो चार्ज है वो खाना लेने पे है पर डे के हिसाब से। तो मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज x है और कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे वो y मान लेते हैं। एक स्टूडेंट जो 25 दिन वहाँ खाना खाया उसने पे किया 4500, तो x तो उसको लगना ही था, 25 दिन खाया तो 25 इंटू वाई पर डे के हिसाब से इसका कॉस्ट हो गया 4500। और दूसरा स्टूडेंट जो 30 डेज लिया पूरा मंथ वो पे किया 5200, तो इसको भी x तो फिक्स लगना ही था, और 30 इंटू वाई के हिसाब से 5200। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 1000, y आ जाएगा 140। इट मीन्स 1000 रुपया जो उसका मंथली चार्ज है वो फिक्स है, वो लगना ही है, और 140 रुपया पर डे के हिसाब से जितना दिन वो खाना खाएगा
उतना पैसा उसको लगेगा। क्वेश्चन नंबर 28 में एक आदमी कुछ रुपए 10% पे इन्वेस्ट करता है और कुछ रुपए 8% पे इन्वेस्ट करता है, तो उससे वो सिंपल इंटरेस्ट रिसीव करता है 1350। ये एज ए सिंपल इंटरेस्ट वो रिसीव किया। तो मान लेते हैं कि कुछ रुपए जो 10% पे लगाया था वो एक्स है, पहला अमाउंट मान लेते हैं उसको, और दूसरा अमाउंट जो उसने 8% पे लगाया था उसको मान लेते हैं वाई है। तो इससे इक्वेशन हम बनाएंगे। हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो प्रिंसिपल हमने माना एक्स और इंटरेस्ट है आर, और 1 साल के लिए वो लगाता है तो टाइम हो जाएगा 1। और सिमिलरली वाई अमाउंट के लिए वाई इंटू 8 इंटू 1/100। तो इससे इक्वेशन बनेगा 10x प्लस 8y इक्वल टू 135,000। अब क्या करता है वो अमाउंट जो लगाया था वो इंटरचेंज कर देता है। मतलब x अमाउंट जो उसने 10% पे लगाया था, अब उस x अमाउंट को वो 8% पे लगा देता है। ये x अमाउंट जो पिछला बार उसने 10% पे लगाया था, इस बार वो 8% पे लगा देता है। और सेकंड अमाउंट जो y था, ये y पिछला बार उसने 8% पे लगाया था, इस बार इस अमाउंट को उसने लगा दिया 10% पे। तो उससे उसको 45 रुपया कम इंटरेस्ट मिलता है। ही वुड हैव रिसीव्ड 45 लेस एज इंटरेस्ट। तो इससे क्वेश्चन बनेगा y इंटू 10 इंटू 1/100 प्लस x इंटू 8 इंटू 1/100। तो ये हो जाएगा 10y प्लस 8x इक्वल टू 130,500। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा x आ जाएगा 8,500 और y आ जाएगा 6,250। क्वेश्चन नंबर 29 में दो आदमी है, एक आदमी A है और एक आदमी B है। दोनों के मंथली इनकम का रेशियो है 5:4। तो मान लेते हैं कि A का मंथली इनकम 5x है तो B का हो जाएगा 4x। अब उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो है 7:5। तो A का अगर 7y मानते हैं तो B का हो जाएगा 5y। उसके बाद वो दोनों 9,000 रुपीज़ पर मंथ सेव कर लेता है। तो हम जानते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग होता है। तो A के लिए इनकम है 5x, एक्सपेंडिचर है 7y। तो 5x माइनस 7y करेंगे तो ये आ जाएगा 9,000। अब B के लिए भी सेम है, B का इनकम है 4x और B का एक्सपेंडिचर है 5y। तो 4x माइनस 5y करेंगे इक्वल टू ये आ जाएगा 9,000। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में एक आदमी एक चेयर सेल करता है और एक टेबल सेल करता है साथ में, एक साथ 1,520 रुपीज़ में। तो उसको चेयर पे प्रॉफिट हो रहा है 25% और टेबल पे प्रॉफिट हो रहा है 10%। तो मान लेते हैं कि सीपी जो है चेयर का x है और टेबल का सीपी y है। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस। तो दोनों का सेलिंग प्राइस, चेयर का भी सेलिंग प्राइस और टेबल का भी सेलिंग प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस मिला के है 1,520। तो पहले हम चेयर के लिए निकालते हैं। मान लेते हैं कि चेयर का x है तो चेयर का सेलिंग प्राइस हो जाएगा x प्लस 25% ऑफ x। 25% ऑफ x प्रॉफिट है और x उसका सीपी है। ये एसपी हो गया चेयर का। अब टेबल के लिए, टेबल का सीपी y है और टेबल का प्रॉफिट 10% ऑफ y होगा। तो y प्लस 10% ऑफ y ये टेबल का एसपी हो गया। चेयर का एसपी प्लस टेबल का एसपी दोनों मिलाएंगे तो ये आ जाएगा 1,520 के इक्वल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगा 25x प्लस 22y इक्वल टू 30,400। अब नेक्स्ट कंडीशन है कि दोनों को वो साथ में सेल करता है 1,535 में। तो उसको 10% चेयर पे प्रॉफिट होता है और 25% टेबल पे प्रॉफिट होता है। तो सिमिलरली उसी तरह कर देंगे, चेयर का प्रॉफिट प्लस चेयर का सीपी
तो चेयर का एसपी हो जाएगा, ये पूरा एसपी हो जाएगा चेयर का। उसके बाद टेबल का सीपी वाई है और टेबल का एसपी, तो एसपी में निकालने के लिए सीपी में उसका प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो ये पूरा टेबल का हो जाएगा। और चेयर और टेबल का सम करेंगे तो ये आ जाएगा 1535। तो इससे क्वेश्चन बनेगा 22x + 25y = 30,700। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x और y का वैल्यू हो जाएगा। इस दोनों इक्वेशन में x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज है, इसलिए दोनों को अगर हम एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे जो नई इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करने में आसानी होगा। तो जब हमने ऐड किया तो ये आया x + y = 1300 और x - y = -100। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो x आ जाएगा 600, इट मीन्स चेयर का CP आ गया 600, y = 700 आया, इट मीन्स टेबल का CP आ गया 700। क्वेश्चन नंबर 31 में 2 पॉइंट है नेशनल हाईवे पे, एक पॉइंट A है दूसरा पॉइंट B है और दोनों के बीच में 70 किलोमीटर डिस्टेंस है। एक कार A पॉइंट से स्टार्ट होता है और दूसरा कार B से स्टार्ट होता है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगा तो 7 घंटा में मिल जाता है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा इट मीन्स टुवर्ड्स टू ईच अदर तो वो 1 घंटा में मिल जाएगा। दोनों कार का स्पीड फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि पहला कार का स्पीड x है और दूसरा कार का स्पीड y है। हम मान लेते हैं कि एक नेशनल हाईवे है ABP, एक कार पॉइंट A पे है दूसरी कार B पे है। दोनों कार 7 घंटा बाद एक पॉइंट P पे मिल जाती है। तो दोनों कार के बीच में अभी डिस्टेंस है 70 किलोमीटर, और जब ये दोनों कार मिल जाती है तो पॉइंट P पे मिलती है। तो पॉइंट P तक जाने के लिए येलो कलर वाली कार डिस्टेंस कवर करेगी 70 + d। तो येलो कलर वाली के लिए हो जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड मान लेते हैं इसका x है, तो इसने डिस्टेंस कवर किया 70 + d और टाइम इसको लगा 7 घंटा। दोनों कार को 7 ही घंटा लग रहा है, तो टाइम इसमें 7 पुट करेंगे तो इससे इक्वेशन आएगा 7x = 70 + d। अब ग्रीन कलर वाली कार के लिए जो B से स्टार्ट होती है P तक पहुंचती है, ये डिस्टेंस कवर कर रही है d और टाइम इसको लग रहा है 7 आवर। इसके लिए भी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड इसका y माने हैं, डिस्टेंस इसने d कवर किया और टाइम लगा है 7, तो इससे इक्वेशन आ जाएगा 7y = d। और दोनों इक्वेशन में d को इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा 7x - 7y = 70। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन ये है जब दोनों कार टुवर्ड्स टू ईच अदर चलती है, यानी A B की तरफ जा रही है और B A की तरफ जा रही है। तो मान लेते हैं कि दोनों कार पॉइंट P पे मिलती है। कंडीशन वही है कि A से B के बीच का डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। तो मान लेते हैं कि B कार जो है P पॉइंट तक आने के लिए D डिस्टेंस कवर करती है, तो रेस्ट जो बचेगा 70 - d वो येलो कलर वाली कार कवर करेगी। और दोनों 1 घंटा में मिलती है, इसका मतलब दोनों गाड़ी 1 घंटा चली है। येलो कलर वाली भी 1 घंटा चलेगी और ग्रीन कलर वाली भी 1 घंटा चलेगी। तो पहली कार के लिए A के लिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इसकी x थी, डिस्टेंस इसने कवर किया 70 - d और टाइम लगा 1 आवर। तो इससे इक्वेशन होगा x = 70 - d। अब दूसरी कार के लिए वही चीज़ होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड इसका y है, डिस्टेंस इसने कवर किया d और टाइम लगा 1 आवर, तो y = d, ये दूसरा आ जाएगा। इस दोनों इक्वेशन में जब d को इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन बनेगा x + y = 70 और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x आ जाएगा 40, y आ जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 32 में 3 इक्वेशन बनेगा। पहला इक्वेशन ये ऑरेंज कलर वाला जो लाइन है कि एक ट्रेन कुछ डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। तो मान लेते हैं कि इसका यूनिफॉर्म स्पीड x है और डिस्टेंस कवर ये y करती है और टाइम इसको t लगता है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो x = y/t, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा।
उसके बाद ग्रीन कलर वाली लाइन में कंडीशन है कि अगर ट्रेन 5 किलोमीटर तेज चलती तो 3 घंटा टाइम इसको कम लगता अपना शेड्यूल टाइम से जो लगता है उसको। और पर्पल कलर वाली लाइन में कंडीशन है कि अगर ट्रेन 4 किलोमीटर स्लो चलती तो अपने शेड्यूल टाइम से 3 घंटा इसको ज़्यादा लगता। तो एक इक्वेशन तो ऑरेंज कलर वाली से हमने बना लिया, एक ग्रीन कलर वाली लाइन से बनाएंगे और एक पर्पल कलर वाली लाइन से बनाएंगे। पहला इक्वेशन बनाने के बाद हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे कि ट्रेन अगर 5 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड से चलती तो टाइम उसको 3 आवर कम लगता। तो स्पीड में 5 ऐड कर देंगे और टाइम में 3 माइनस कर देंगे, तो इससे इक्वेशन बनेगी -3x + 5t = 15। उसके बाद कंडीशन है कि ट्रेन अगर 4 किलोमीटर पर आवर स्लोवर होती तो टाइम 3 आवर ज़्यादा लगता, यहाँ पे प्लस होगा t + 3। तो इससे इक्वेशन बनेगा 3x - 4t = 12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x और t का वैल्यू निकल जाएगा और x और t का वैल्यू जब हम पुट करेंगे d = xt में तो डिस्टेंस आ जाएगा 1080 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 में अब्दुल जो है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है ट्रेन से और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है टैक्सी से। तो जब वो ट्रेन से 300 किलोमीटर कवर करता है और टैक्सी से 200 किलोमीटर कवर करता है तो उसको 5 आवर्स 30 मिनट्स लगते हैं। लेकिन जब वो ट्रेन से 260 किलोमीटर करता है और टैक्सी से 240 करता है तो उसको 6 मिनट ज़्यादा लग जाता है, मतलब 5 घंटा 30 मिनट से 6 मिनट और ज़्यादा लग जाता है। तो ट्रेन का स्पीड और टैक्सी का स्पीड फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि ट्रेन का स्पीड x है और टैक्सी का स्पीड y है। पहला कंडीशन में जब वो ट्रेन से 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो मान लेते हैं कि ट्रेन का स्पीड x है और टाइम उसको लग रहा है t1। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम में जब पुट करेंगे तो स्पीड x हो गया, डिस्टेंस 300 किलोमीटर हो गया और टाइम t1 हो गया। तो इसे t1 आ जाएगा 300/x। और फर्स्ट कंडीशन में ही जब वो टैक्सी से कवर कर रहा है 200 किलोमीटर तो टाइम मान लेते हैं कि इसको t2 लग रहा है, क्योंकि दोनों ट्रेन का और टैक्सी का दोनों का स्पीड अलग है तो दोनों का टाइम अलग अलग लगेगा। तो टैक्सी से जब हम फाइंड करेंगे तो t2 आ जाएगा 200/y। लेकिन दोनों टाइम को जब हम ऐड करेंगे t1 और t2 को, ट्रेन से जो डिस्टेंस कवर किया उस टाइम को और टैक्सी से जो डिस्टेंस कवर किया उस टाइम को, दोनों टाइम को जब हम ऐड करेंगे तो वो आएगा 5 आवर्स 30 मिनट्स। तो इसको इक्वेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 300/x + 200/y = 11/2। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा कंडीशन में ट्रेन से डिस्टेंस कवर कर रहा है 260 किलोमीटर। तो मान लेते हैं टाइम t3 लगेगा इसमें, तो t3 आ जाएगा 260/x। और दूसरे कंडीशन में ही वो टैक्सी से कवर कर रहा है 240 किलोमीटर, तो इसमें t4 आ जाएगा 240/y। और दोनों टाइम को जब हम ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 5 आवर्स 36 मिनट्स, 6 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो इसको जब हम पुट करेंगे t3 और t4 को तो ये आ जाएगा 260/x + 240/y = 28/5। अब इक्वेशन ये 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इससे x और y का वैल्यू आ जाएगा। इससे x का वैल्यू आएगा 100 किलोमीटर पर आवर और y का वैल्यू आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 34 सेम है 31 की तरह कि दो प्लेस है A और B एक नेशनल हाईवे पे और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 160 किलोमीटर। दो कार स्टार्ट होती है, एक A से और एक B से सेम टाइम में, और जब वो सेम डायरेक्शन में चलती है तो 8 घंटा में मिलती है, लेकिन जब टुवर्ड्स ईच अदर चलती है तो 2 घंटा में मिलती है। दोनों कार का स्पीड फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि पहला कार का स्पीड x है और दूसरा कार का स्पीड y है। जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में चलेगी तो एक पॉइंट मान लेते हैं P पे दोनों कार मिल जाती है। तो येलो कलर वाली कार डिस्टेंस कवर करेगी, दोनों के बीच का डिस्टेंस 160 किलोमीटर प्लस B से P तक का डिस्टेंस जो हमने D माना है ये भी कवर करेगी। तो इसके लिए हो जाएगा
स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड x, डिस्टेंस हो गया 160 प्लस d और टाइम हो गया 8 आवर। ये A से P तक जाने में इसको टाइम लग गया 8 घंटा। अब ग्रीन कलर वाली कार के लिए जो B से स्टार्ट हो रही है और P तक जा रही है, तो ये डिस्टेंस कवर कर रही है सिर्फ D और टाइम इसको B से P तक जाने में 8 घंटे ही लग रहा है। तो इसके लिए टाइम हो गया 8, इसका मतलब ये कार स्लो चल रही है, तो इससे हो जाएगा 8y इक्वल टू डी, और दोनों में जब d इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा 8x माइनस 8y इक्वल टू 160। ये पहला इक्वेशन हो गया। और जब दोनों कार एक दूसरे की ओर जा रही है टुवर्ड्स ईच अदर, तो दोनों कार पॉइंट P पे मिल जाती है। तो अभी मान लेते हैं कि A से लेकर B के बीच में डिस्टेंस है 160 किलोमीटर और B कार जो है P तक आने के लिए D डिस्टेंस कवर करती है, तो रेस्ट जो हो जाएगा 160 माइनस D ये कवर करेगी येलो कलर वाली कार और दोनों को टाइम लगेगा 2 आवर। तो इसको जब पुट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 160 और दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। इससे x का वैल्यू आ जाएगा 50, इट मीन्स कार इस प्लेस A से जो कार स्टार्ट हुई उसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और ये जो ग्रीन कलर वाली कार है इसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 35 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि स्टिल वाटर में और रिवर में स्पीड डिफरेंट होता है। स्टिल वाटर मतलब जहां पानी रुका हुआ है, जैसे स्विमिंग पूल, उसमें जो स्पीड सेलर का होगा वही स्पीड उसका होगा। लेकिन जब रिवर की बात आएगी तो रिवर में उस सेलर की बोट का या शिप का जो भी बोले हम, उसका स्पीड चेंज हो जाता है, क्योंकि एक स्पीड उसका अपना होता है और एक स्पीड रिवर का होता है। तो जब कोई सेलर रिवर के साथ जा रहा है, जब कोई सेलर रिवर के साथ जाएगा तो उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक उसका स्पीड अपना है ही और दूसरा स्पीड पानी का जो धार है उसका होता है। तो पानी उसको हेल्प करता है, उसको आगे बढ़ाता है। तो जब विथ द वाटर जाएगा, पानी के साथ जाएगा, रिवर के साथ जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा और उसका स्पीड x प्लस वाई हो जाएगा। x स्पीड अगर सेलर का है और y स्पीड अगर पानी का है, उस धार का है, तो उसका स्पीड ऐड हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन जब कोई सेलर अगेंस्ट द वाटर जाएगा, पानी के अगेंस्ट चलेगा, उल्टा चलेगा, तो पानी का जो धार होता है उसको अपोज करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, तो उसमें स्पीड घट जाता है। उसमें जो सेलर का स्पीड होगा वो रिवर का जो स्पीड है, वो जो पानी का स्पीड है, उससे माइनस हो जाता है। वो आदमी जब अगेंस्ट द वाटर जाएगा तो उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं और उसमें उसका स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई। एक्स उस सेलर का स्पीड और y उस रिवर का स्पीड। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, जब कोई सेलर अगेंस्ट द रिवर जाएगा तो सेलर का स्पीड से पानी का स्पीड माइनस होगा, x माइनस वाई होगा। पानी का स्पीड से y माइनस एक्स नहीं होगा। y माइनस एक्स का मतलब हो गया कि y ग्रेटर है x से। y मतलब रिवर का स्पीड ज़्यादा हो गया उस सेलर के स्पीड से, तो वो आदमी अप स्ट्रीम में कभी जा ही नहीं पाएगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, वो हमेशा पीछे ही चला जाता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 में है कि एक सेलर 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, मतलब पानी के साथ जाता है, तो उसको 40 मिनट्स लगता है। और जब पानी के अगेंस्ट जाता है उतना ही दूर 8 किलोमीटर, तो उसको 1 आवर लगता है। तो सेलर का स्पीड फाइंड करना है स्टिल वाटर में और पानी का जो धार है, स्पीड ऑफ करंट, वो फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि सेलर का स्पीड x है स्टिल वाटर में और वाटर का मान लेते हैं कि y है। वाटर मीन्स वो जो पानी का धार है, वो जो करंट है, वो जो स्ट्रीम है, उसका स्पीड y है, जो उसको हेल्प कर रहा है साथ में आगे बढ़ने में। तो मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है इस रिवर में, और इस रिवर में एक सेलर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक वो जाता है, 8 किलोमीटर कवर करता है। तो जब वो विथ द वाटर चलेगा, डाउन स्ट्रीम की तरफ चलेगा, पानी के साथ चलेगा,
तो स्पीड उसका बढ़ जाएगा। वाटर का जो स्पीड है उस करंट वाटर का वो ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस वाई। डिस्टेंस 8 किलोमीटर कवर किया और टाइम लगा 40 मिनट्स, इट मीन्स 2/3 आवर। तो पहला इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 12। और जब वो पानी के अगेंस्ट चलेगा तो उसका स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई। डिस्टेंस वही 8 किलोमीटर कवर किया और टाइम लगा 1 आवर, तो इससे आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। और दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स उस सेलर का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और करंट ऑफ वाटर, पानी का जो धार है उसका स्पीड है कि 2 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 36 भी वही है, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि एक पूरा ट्रिप का एक कंडीशन बनेगा। तो पहला ट्रिप जो है वो उसको कुछ दूर जाना है और फिर लौट आना है। जैसे ब्लू वाली जो लाइन है, एक बोट 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाती है और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में आती है, तो दोनों मिला के उसको 8 आवर लगता है। इससे हमारा पहला इक्वेशन बनेगा। तो जब वो बोट अप स्ट्रीम में जा रही है तो इससे इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 12/t1। मान लेते हैं टाइम उसको t1 लगा। और जब बोट 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो उसका इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 40/t2, टाइम t2 मान लिए। और दोनों टाइम को जब हम ऐड करेंगे तो 8 आवर आएगा, क्योंकि उसको दोनों ट्रिप पूरा करने में, एक बार जाने में और एक बार आने में 8 आवर लगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 12/x माइनस वाई प्लस 40/x प्लस वाई इक्वल टू 8। और अब दूसरा कंडीशन है कि जब बोट 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है तो भी उसको टाइम सेम लगता है। तो इससे इक्वेशन बन जाएगा 16/x माइनस वाई प्लस 32/x प्लस वाई इक्वल टू 8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा। इससे x का वैल्यू आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर और y का वैल्यू आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब बोट का स्पीड हो गया 6 किलोमीटर पर आवर और पानी का जो करंट है उसका स्पीड हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 37 टाइम एंड वर्क से है क्वेश्चन। इसमें है कि 2 आदमी और 5 बॉयज़ ये मिला के एक काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं, जबकि 3 आदमी और 6 बॉय 3 दिन में ख़त्म करते हैं। तो हमें पता लगाना है कि एक आदमी कितना दिन में करेगा और एक बॉय कितना दिन में करेगा। तो मान लेते हैं कि एक मैन जो है उस काम को फिनिश करता है x डे में और एक बॉय जो फिनिश करता है वो y डे में करता है। तो x डेज में 1 मैन का वर्क डन है 1, तो 1 डे में 1 मैन का वर्क डन हो जाएगा 1/x। और 2 मैन काम किया है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मैन का वर्क डन हो जाएगा 2/x। इसी तरह बॉय का हो जाएगा में 5 बॉय का हो जाएगा 5/y। और दोनों का जब 1 डे वर्क ऐड करेंगे 2 मैन और 5 बॉय, इसका जब 1 डे वर्क ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/4 से। तो ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। सेम इसी तरह 3 मैन और 6 बॉय का जब हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो मैन का आ जाएगा 18 डेज और बॉय का आ जाएगा 36 डेज। क्वेश्चन नंबर 38 में एक रूम है, उसका लेंथ एक्सीड करता है उसके ब्रेथ से 3 मीटर से। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा कंडीशन है कि लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, जब लेंथ को 3 से बढ़ा देते हैं। एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 2, और ब्रेथ को 2 से घटा देते हैं, तो उसका जो एरिया है, नया वाला जो रूम बना उसका जो एरिया है रिमेन सेम, पुराने वाले जो रूम था उसकी उसी के एरिया के बराबर रहेगा। तो पुराना वाला एरिया कितना था एक्स वाई, तो इसको इक्वेट कर देंगे एस वाई से। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 15 मीटर और y का वैल्यू आ जाएगा 12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 39 में एक रेक्टेंगल है, ये ओरिजिनल रेक्टेंगल है, इसको मान लेते हैं
कि जिसका लेंथ x है और ब्रेथ y है। इस रेक्टेंगल का जब हम लेंथ को रिड्यूस करते हैं 5 से और ब्रेथ को इंक्रीज करते हैं 3 से, तो ये जो नया रेक्टेंगल बना इसका एरिया रिड्यूस हो जाएगा। इसका एरिया रिड्यूस हो जाएगा 8 मीटर स्क्वायर से। मतलब पुराना वाला बड़ा था, ओल्ड माइनस न्यू इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर कर देंगे तो इसे इक्वेशन आएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 7। और इसी रेक्टेंगल का फिर अगर हम डायमेंशन चेंज करेंगे कि इसका लेंथ 3 से ऐड कर देंगे और ब्रेथ भी 2 से ऐड कर देंगे, तो नया वाला जो रेक्टेंगल बना वो बड़ा बनेगा, उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा पुराने वाले से। तो इसमें इक्वेशन बनेगा न्यू माइनस ओल्ड इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 68। और इक्वेशन 1 और 2 को जब हम सॉल्व कर देंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। इससे x का वैल्यू आ जाएगा 19 मीटर और y का वैल्यू आ जाएगा 10 मीटर। यहाँ आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब रिड्यूस टू लिखा होगा तो जो वैल्यू है रिड्यूस टू 8, रिड्यूस टू 10 जो है वही लिख देना है इक्वल टू करके। लेकिन जब रिड्यूस बाय लिखा होगा तो जब बाय होगा तो उसमें माइनस होगा, ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड, ऐसा कुछ कंडीशन होगा। उसके बाद ही जो वैल्यू है वो पुट करना है, पहले नहीं करना है। और टू में जो है डायरेक्ट हम कर सकते हैं लेकिन बाय में नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 40 भी सेम है कि एक ओरिजिनल रेक्टेंगल है, इसका लेंथ x है और ब्रेथ y है। तो जब हम इसको चेंज करते हैं, इसका डायमेंशन चेंज करते हैं, लेंथ में 3 ऐड कर देते हैं और ब्रेथ में 4 माइनस कर देते हैं, तो जो नया रेक्टेंगल बनेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इट मीन्स ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो ये आएगा 67 मीटर स्क्वायर। 67 मीटर स्क्वायर से रिड्यूस हो रहा है तो इससे इक्वेशन बनेगा 4x माइनस 3y इक्वल टू 55। और जब इस रेक्टेंगल का, ये ओरिजिनल रेक्टेंगल का लेंथ में 1 माइनस कर देंगे लेकिन ब्रेथ में 4 ऐड कर देंगे तो इससे जो नया रेक्टेंगल बनेगा वो बड़ा हो जाएगा। तो वो 89 मीटर स्क्वायर से बड़ा होता है। तो इसका इक्वेशन बनेगा न्यू माइनस ओल्ड इक्वल टू 89। इससे इक्वेशन बनेगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 93। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा। इससे x का वैल्यू आ जाएगा 28 मीटर और y का वैल्यू आ जाएगा 19 मीटर। क्वेश्चन नंबर 41 में रेलवे के टिकट का कॉस्ट का पता लगाना है। तो इस क्वेश्चन में रेलवे का टिकट का जो कॉस्ट है वो डिपेंड कर रहा है बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर पे जो कि हमने x माना है और रिजर्वेशन चार्ज जो कि हमने y माना है। दोनों को ऐड कर देंगे तो रेलवे का टिकट का कॉस्ट पता चल जाएगा। तो दो इक्वेशन बनेगा। पहला इक्वेशन ये जो ऑरेंज वाली लाइन है उससे बनेगा और दूसरा इक्वेशन ये जो ब्लू वाली लाइन है उससे बनेगा। ऑरेंज कलर का जो लाइन है उसमें एक टिकट बुक होता है, 1 रिजर्व्ड, एक टिकट बुक हो रहा है। और ये जो ब्लू वाली लाइन है इसमें 2 टिकट बुक हो रहा है, एक फुल हो रहा है और एक हाफ हो रहा है। तो इसका कॉस्ट का पता लगाना है तो इसके दो इक्वेशन हम बनाएंगे। तो एक आदमी जो मुंबई से दिल्ली गया जिसको 4150 रुपीज़ लगा, उसका कॉस्ट हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 4150, एक टिकट का कॉस्ट। ये पहला इक्वेशन बना ऑरेंज वाली लाइन से। दूसरा इक्वेशन जिसमें 2 टिकट बुक हो रहा है, एक एडल्ट हो रहा है तो उसमें पूरा टिकट लग रहा है। तो पूरा टिकट का कॉस्ट जो पहले था x प्लस वाई वही होगा x प्लस वाई। और दूसरा टिकट जो हाफ टिकट बुक हो रहा है उसमें जो रेलवे का कॉस्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज क्या होता है कि रिजर्वेशन चार्ज तो पूरा लगेगा ही, रिजर्वेशन तो जो लग रहा है बड़ा में छोटा में वो सेम लगेगा, लेकिन वो जो बेसिक फुल फेयर है वो आधा लगता है। तो जो हाफ टिकट बुक कराएंगे उसमें रिजर्वेशन चार्ज y तो लगेगा ही, लेकिन वो जो बेसिक फुल फेयर था x उसका हाफ लगेगा यानी x/2 हो जाएगा। तो दूसरा कंडीशन में 2 टिकट बुक हुआ। पहला टिकट तो x प्लस वाई लगा पूरा और दूसरा जो हाफ टिकट था वो हो जाएगा x/2 प्लस वाई। ये दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा 6255 से। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 12510। इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व कर लेंगे तो x आ जाएगा 4090, 4090 रुपये लगेगा बेसिक फुल फेयर का।
और रिजर्वेशन चार्ज जो है वो निकल जाएगा 60 रुपये। क्वेश्चन नंबर 42 में एक मैन और उसके सन का एज फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि अभी जो प्रेजेंट एज है उस मैन का वो x है और उसके सन का प्रेजेंट एज y है। तो 5 साल बाद 5 ईयर्स हैंस दोनों का एज बढ़ेगा। मैन का एज हो जाएगा x+5 और सन का एज हो जाएगा y+5। तो 5 साल बाद वो जो आदमी है अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगा। ए मैंस एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो इससे इक्वेशन बनेगा x+5 इक्वल टू 3 इंटू y+5। तो ये आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन है 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले दोनों का एज माइनस होगा अभी के एज से। तो 5 साल पहले मैन का एज हो जाएगा x-5 और सन का एज हो जाएगा y-5। तो 5 साल पहले वो आदमी अपने बेटे से 7 गुना था। द मैन वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो इससे इक्वेशन बनेगा x-5 इक्वल टू 7 y-5। तो ये आ जाएगा x-7y इक्वल टू -30। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और दोनों को सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 40, y आ जाएगा 10। इट मीन्स मैन का एज आ जाएगा 40 और उसके सन का एज आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 भी सेम है। एक मैन है, उसका और उसके सन दोनों का एज फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि अभी प्रेजेंट में उसका आदमी का एज है x और उसका सन का एज है y। तो 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले दोनों का एज माइनस होगा। मैन का हो जाएगा x-2, सन का हो जाएगा y-2। तो 2 साल पहले वो आदमी अपने बेटे से 5 गुना था। ए मैन वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड हिज सन। तो इससे इक्वेशन बनेगा x-2 इक्वल टू 5 इंटू y-2। ये हो जाएगा x-5y इक्वल टू -8। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब 2 साल बाद 2 ईयर्स लेटर, 2 साल बाद दोनों का एज बढ़ेगा। मैन का एज हो जाएगा x+2 और सन का एज हो जाएगा y+2। 2 साल बाद वो जो आदमी है वो 8 साल ज़्यादा होगा, 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। उसके सन के एज से 3 टाइम करेंगे फिर भी उसका एज 8 साल ज़्यादा होगा। तो इससे इक्वेशन बनाएंगे x+2 -8 इक्वल टू 3 इंटू y+2। ये आ जाएगा x-3y इक्वल टू 12। और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल टू 42, y इक्वल टू 10 आ जाएगा। मतलब आदमी का एज 42 साल है और उसका बेटे का एज 10 साल है। क्वेश्चन नंबर 44 में एक फादर है और एक सन है, दोनों का एज फाइंड करना है। तो फादर का एज मान लेते हैं x है और सन का एज y है। तो पहला कंडीशन है ये ऑरेंज कलर वाला लाइन, ट्वाइस द सन्स एज एडेड टू द फादर। सन के एज का ट्वाइस करके जब फादर के एज में ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 70। ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन है कि इफ़ ट्वाइस द फादर्स एज, फादर के एज से जब ट्वाइस करेंगे और उसको ऐड करेंगे सन्स के एज से तो ये आ जाएगा 95। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 40, y आ जाएगा 15। सन का एज हो जाएगा 15 और उसके फादर का एज हो जाएगा 40 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 45 में एक वुमेन और उसकी डॉटर दोनों का एज फाइंड करना है। तो प्रेजेंट एज मान लेते हैं वुमेन का x है और उसकी डॉटर का y है। तो अभी का जो कंडीशन है प्रेजेंट का, वो कंडीशन ये है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए वुमेन इज 3 ईयर्स मोर। उसकी माँ का एज 3 साल ज़्यादा है देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर। उसके डॉटर से 3 टाइम्स में भी उसकी माँ का एज 3 साल ज़्यादा है। तो इक्वेशन बनेगा x-3 इक्वल टू 3y। ये आ जाएगा x-3y इक्वल टू 3। पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन है कि 3 ईयर्स हैंस, 3 साल बाद दोनों का एज में 3 ईयर्स ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा x+3 और y+3। 3 साल बाद भी उसकी माँ 10 साल ज़्यादा होगी। द वुमेन्स एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन द ट्वाइस एज ऑफ हर डॉटर। उसके एज के ट्वाइस से भी वो 13 ईयर्स ज़्यादा होगी। तो इससे बनेगा x+3 -10 इक्वल टू 2 इंटू y+3। तो इससे होगा x-2y इक्वल टू 13। दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो वुमेन का एज आ जाएगा 33 ईयर्स और उसकी डॉटर का एज आ जाएगा 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 46 में एक आदमी एक टी शर्ट बेचता है और एक लेमन सेट साथ में बेचता है तो उसको 7 रुपया फ़ायदा होता है, वो गेन करता है 7 रुपया। लेकिन कंडीशन ये है कि टी सेट उसने 5% लॉस पे बेचा और लेमन सेट उसने 15% गेन पे बेचा।
तो यहाँ सिर्फ गेन या लॉस की ही बात करेंगे, हम सीपी की, एसपी की किसी की बात नहीं करेंगे। तो पहला जो उसने सेल किया, पहला जो कंडीशन है उसका, उसमें एक चीज़ में लॉस किया और दूसरा चीज़ में गेन किया, दोनों मिला के उसने गेन किया। तो लॉस प्लस गेन इक्वल टू गेन हुआ। तो मान लेते हैं कि टी सेट का एक्चुअल प्राइस x है और लेमन सेट का y है, तो इससे 5% लॉस हम दिखाएंगे टी सेट पे तो माइनस देंगे, और 15% गेन दिखाएंगे लेमन सेट पे तो उसको प्लस देंगे। तो ये आ जाएगा -5x प्लस 15y इक्वल टू 700। और दूसरा कंडीशन जब है कि उसने टी सेट भी 5% गेन पे बेचा और लेमन सेट भी 10% गेन पे बेचा, तो ऑब्वियसली है कि उसको गेन ही होगा, तो उसको गेन हुआ 13 रुपीज़। तो गेन प्लस गेन इक्वल टू गेन, तो इससे आ जाएगा 5x प्लस 10y इक्वल टू 1300। इसको जब सॉल्व करेंगे तो टी सेट आ जाएगा 100 रुपीज़ का और लेमन सेट आ जाएगा 80 रुपीज़ का। क्वेश्चन नंबर 47 में एक लाइब्रेरी है, एक उधार देने वाली लाइब्रेरी है, उसका कुछ कॉस्ट है, कुछ चार्ज है, उस पर वो बुक्स उधार देती है। तो उसका जो रूल है उधार देने का वो ये है कि 3 दिन का फिक्स चार्ज है, 3 दिन का जो चार्ज है वो लगेगा ही, उसके बाद पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। तो मान लेते हैं कि 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो x है और 3 दिन के बाद जो चार्ज लगता है पर डे वाला वो y मान लेते हैं। तो मोना जो है 27 रुपीज़ पेड करती है, एक बुक लाती है उसका 27 रुपीज़ पेड करती है, और वो बुक रखती है 7 डेज। 7 डेज मीन्स 3 डेज प्लस 4 डेज, 3 डे का तो अलग चार्ज लगेगा और 3 दिन के बाद जो 4 दिन रखी है उसका अलग चार्ज लगेगा। तो 3 दिन का चार्ज हो जाएगा x रुपीज़, और बाकी के जो उसने 4 दिन रखे वो उसको y रुपीज़ पर डे के हिसाब से 4y लगेगा। तो इससे इक्वेशन बनेगा x प्लस 4y इक्वल टू 27। और दूसरा कंडीशन ये है कि तन्वी 21 रुपीज़ पेड करती है जब वो बुक को 5 दिन रखती है। तो 5 दिन रखेगी तो भी 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है उसको लगना ही है, तो 3 दिन का x लगा, और बाकी जो उसने 2 दिन रखा वो 2 दिन उसको y रुपीज़ पर डे के हिसाब से लगेगा 2y। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 21, और दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 15 और y का वैल्यू आ जाएगा 3। इट मीन्स फिक्स चार्ज जो है उस लाइब्रेरी का, लेंडिंग लाइब्रेरी का, वो 15 रुपीज़ है, और पर डे का जो कॉस्ट है वो 3 रुपीज़ पर डे है। ये पहला कंटेनर है, इसमें कुछ सॉल्यूशन है, कितना है उससे हमको मतलब नहीं है, कितना हम ले रहे हैं हमको उससे मतलब है। तो इससे हमने x लीटर लिया, और दूसरा जो कंटेनर है जिसमें 25% एसिड है इससे हमने y लीटर लिया, और दोनों को मिला के हमको 10 लीटर बनाना है। ये 10 लीटर्स ऑफ है 40%, दोनों को मिला के हमको 10 लीटर बनाना है। तो पहला इक्वेशन बनेगा क्वांटिटी पे, कि पहला से कुछ लिया और दूसरा से कुछ लिया, दोनों मिला के 10 लीटर होना चाहिए। तो पहला से हमने मान लिया x लीटर लिया, दूसरा से y लीटर लिया, दोनों मिला के 10 लीटर हो गया। तो क्वांटिटी पे पहला इक्वेशन बनेगा। अब दूसरा इक्वेशन बनेगा क्वालिटी पे, कि पहला कंटेनर से जो एसिड लिया हमने उसमें 50% एसिड था, और दूसरा सॉल्यूशन से जो लिया हमने उसमें 25% एसिड था। तो दोनों को जब ऐड किए तो नया जो बना वो 40% बना। तो ये इससे हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 16। इक्वेशन 1 और 2 को जब हम सॉल्व कर देंगे तो इससे वैल्यू आ जाएगा, पहला से हमने लिया 50% वाला से हमने लिया 6 लीटर, और 25% वाला से हमने लिया 4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 49 में दो अलग अलग गोल्ड का बार है, दोनों का जो क्वालिटी है वो अलग अलग है। एक बार है 18 कैरेट वाली गोल्ड का और दूसरी बार है 12 कैरेट वाली गोल्ड का। तो ये जो बार है, ये जो येलो कलर वाली बार है 18 कैरेट वाली, इसकी जब हम क्वालिटी पता लगाएंगे तो 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो एकदम प्योर होता है। तो उस हिसाब से जब हम 18 कैरेट का क्वालिटी पता लगाएंगे तो पता चलेगा कि ये 75% इसमें गोल्ड है, और 12 कैरेट वाली जगह जब पता लगाएंगे तो ये पता चलेगा 50% गोल्ड है। तो अब इससे जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो पहला इक्वेशन बनेगा क्वांटिटी पे, कि हमने इस 18 कैरेट वाली गोल्ड से x ग्राम लिया और 12 कैरेट वाली गोल्ड से y ग्राम लिया,
तो ये दोनों मिलाकर बन गया 120 ग्राम। अब दूसरा इक्वेशन हम बनाएंगे क्वालिटी से कि 18 कैरेट वाली से जो हमने लिया उसमें 75% आया गोल्ड का मात्रा जो है वो आई, और दूसरा जो हमने लिया उससे 50% आया, और ये दोनों मिलाकर जो नया गोल्ड बन रहा है उसमें 66 होल 2/3% आया 120 ग्राम का। तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे ए को तो x आ जाएगा 80 ग्राम। इसका मतलब 18 कैरेट से हमने जो गोल्ड लिया वो 80 ग्राम लिया, और ये दूसरा जो है उससे हमने गोल्ड लिया ये 40 ग्राम लिया। क्वेश्चन नंबर 50 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 48 की तरह। दो अलग अलग सॉल्यूशन है, एक में 90% एसिड है, दूसरे में 97% एसिड है, और नया जो लिक्विड हम बना रहे हैं उसमें 95% एसिड आना चाहिए। इसमें हम पहला इक्वेशन बनाएंगे क्वांटिटी पे। तो 90% वाला लिक्विड से हमने x लीटर ले लिया और 97% वाला लिक्विड से हमने y लीटर ले लिया। दोनों मिला के ये जो नया सॉल्यूशन बना 21 लीटर वाला, इसमें 95% एसिड है। ये पहला क्वांटिटी बन गया। दूसरा क्वालिटी पे जब हम बनाएंगे तो 90% ऑफ x प्लस 97% ऑफ y ये मिलके बनेगा 95% ऑफ 21 लीटर। इससे ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 6 लीटर और y आ जाएगा 15 लीटर। क्वेश्चन नंबर 51 में दो एंगल है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों का सम हो जाएगा 180, और कंडीशन ये है कि दोनों सप्लीमेंट्री में जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 बड़ा है। तो एक इक्वेशन हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 18। दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में तीन एंगल गिवन है, एंगल ए बी और सी, और तीनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि ट्राइंगल में तीनों का सम 180 होता है। तो ए का वैल्यू पुट करेंगे x डिग्री, बी का पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x माइनस 2, और सी का पुट करेंगे, ये b उधर चला जाएगा तो 9 प्लस एंगल बी, और b का वैल्यू फिर यहाँ से हम ये पुट कर देंगे तो इससे a आ जाएगा 25 डिग्री, b आ जाएगा 73 डिग्री और c आ जाएगा 82 डिग्री। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 53। इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, चारों उसका एंगल गिवन है ए बी सी डी, और उसका चारों एंगल फाइंड करना है। तो चारों का सम 360 होगा। इससे एक इक्वेशन बनेगा 6x प्लस 3y इक्वल टू 348, और किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आप एंगल ए प्लस एंगल सी भी 180 कर सकते हैं, और एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 कर सकते हैं। तो कोई भी एक ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 166। तो इससे ए का वैल्यू आ जाएगा 70 डिग्री, बी का वैल्यू आ जाएगा 53 डिग्री, सी का वैल्यू आ जाएगा 110 डिग्री, और डी का वैल्यू आ जाएगा 127 डिग्री। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक्सरसाइज 3F के सॉल्यूशन के साथ। तब तक इसको सॉल्व कीजिए, समझिए। किसी में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसको एक्सप्लेन मैं आने वाली वीडियो में कर दूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।